एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हरिया के पास कोई कामकाज करने को नहीं था, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारी मदद करो, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर भूखे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मदद करो, गरीब की मदद कर दो, आपको दुआ लगेगी। तभी एक औरत उनको 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों पति पत्नी भीख मांगते रहते हैं, पर 10 रुपए के अलावा उन्हें कोई कुछ नहीं देता। बेचारे दोनों निराश होकर घर लौटते हैं तो उनके दोनों बच्चे उन्हें आस भरी नजरों से पूछते हैं, माँ कुछ खाने को लाई? आप बहुत तेज भूख लग रही है माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बेटी, कहीं से भी इतने पैसे नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए खाना ला पाते। 10 रुपए की कमाई हुई है, उसमें क्या आता। हे माता रानी, इतने बुरे दिन दिखाने से तो अच्छा आप हमें मार ही दो। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। हरिया का पूरा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाता है। हरिया के आंगन में एक पेड़ खड़ा था जिसे वो हर दिन पानी दिया करता था। उसी के नीचे माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी और ऐसे ही भीख मांगने के लिए चला गया। पर आज भी उन दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं मिला। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, वो तो बहुत छोटे हैं, वो भूखे कैसे रह पाएंगे। अंजू, मैं सोच रहा हूँ इस हर दिन की घुट घुट की जिंदगी जीने से तो एक बार ही मर जाना अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हरिया पूरी तरह हार चुका था, उसका मनोबल टूट चुका था। आज रात को जब दोनों घर लौटे तो बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो? बाबा, पीहू खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मैं कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। हे माता रानी, ये सब भूख के कारण ही हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 दिन से भूखी है। पूरा परिवार दुखी हो चुका था। तभी हरिया एक जहर की बोतल निकालता है। अब हम इस सब चीज पी लेंगे और इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हरिया जैसे ही उस जहर को पीने को होता है तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हरिया, तुम ये क्या करने जा रहे हो पुत्र? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें ऐसे ही उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूँ माता रानी, यूँ घुट घुट कर मरते रहूं, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखते रहूं? उसका भी हल है मेरे पास। ये पेड़, इसे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। आज तुमने इसे पानी नहीं दिया, इसलिए इसने मुझसे कहा कि माता रानी, हरिया सच में बहुत दुख में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हरिया, मैं इस पेड़ को जादुई खाने देने वाला पेड़ बना रही हूँ। आज से तुम्हें ये पेड़ बहुत सारा खाना देगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर ध्यान हो गयी और उस पेड़ पर देखते ही देखते बहुत प्रकार के भोजन लग गए जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखो बच्चों, देखो कितने प्रकार का भोजन आया है तुम्हारे लिए, पेट भर के खाओ। सभी ने आज पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खाया। हमें इस जादुई पेड़ के खाने से एक ढाबा खोलना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे भी कमा सकें। हाँ जी, बढ़िया आइडिया है। अब दोनों ने उस जादुई खाने के पेड़ से खाना लेकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट था, इसलिए सभी उनका खाना खाने आते थे और इस तरह उस जादुई पेड़ के खाने की मदद से उन्हें ना तो खाने और ना पैसों की कमी रही। अब उनके पास ऐशो आराम की हर चीज थी। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ।
अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। बलियारपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया दूध बेचने का काम करती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास कुछ गाय थे और कुछ भैंसे थी। पीलू उनका बहुत ख्याल रखती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के दूध बेचा करती थी। पीलू की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो हर रोज दूध बेचने से पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। एक दिन पंडित हरिया पीलू से कहते हैं, बेटी पीलू, रोज शिव जी को दूध चढ़ाती है, ऐसी कौन सी मनोकामना है तेरी कि तू हर रोज ऐसा करती है? पंडित जी, मैं शिव जी को बिना स्वार्थ के, बिना कोई मन में इच्छा रखकर दूध से स्नान कराती हूँ।
मुझे ऐसे करने से शांति का अनुभव होता है। लेकिन बेटी तू तो बहुत गरीब है, मुश्किल से तेरे घर का गुजारा होता है और तेरी तो अभी शादी भी तो नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत दयालु है, तू उनसे कुछ भी मांग सकती है। नहीं पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, 1 गिलास दूध तो शिव जी पर चढ़ा ही सकती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। तेरा मन बहुत साफ है पीलू, तेरी भक्ति से शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे ही पीलू हर रोज दूध बेचने से पहले अपने नियम का पालन करती थी। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू दूध बेचने के लिए नहीं जा पाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि सुबह से उसने शिव जी को भी दूध अभिषेक नहीं की है। क्या करूं, बारिश इतनी तेज है, लेकिन मुझे कम से कम शिव जी के मंदिर तो जाना ही होगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी दूध शिव जी पर अर्पित करने के लिए चली जाती है। अरे पीलू, तू इतनी तूफानी बारिश में भी आई है? पंडित जी, मेरे घर में बहुत सारा दूध बच गया है, आज बेचने नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, तो तू उसकी खीर बनाकर भगवान को भोग लगा और उसको प्रसाद में बांट दे। ये अच्छा होगा पंडित जी, गरीबों में मैं खीर बांट दूंगी। फिर पीलू घर जाते हुए बाजार से खीर बनाने का सामान खरीद लेती है और घर आकर गर्मागर्म स्वादिष्ट मीठी खीर बनाती है। फिर पीलू खीर ले जाकर मंदिर में भोग भी लगाती है और उसको गरीबों में बांट देती है। भगवान को खीर का भोग लगते ही कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के होठों में भी खीर आ जाती है। ये देखकर पार्वती जी उनसे कहती है, भगवान, आपके भक्त पीलू ने तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खीर लगाई है। तो शिव जी कहते हैं, हाँ देवी पार्वती, पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो धन कमाने के पहले बिना स्वार्थ के मुझे सबसे पहले दूध का भोग लगाती है। ऐसे भक्त आज के इस मतलबी और स्वार्थी जमाने में नहीं मिलते हैं। एक बार पीलू की परीक्षा लेकर देखिए, अगर वो उसमें भी स्वार्थी नहीं निकली तो उसको हम सुख देंगे। तो पार्वती की बात सुन के शिव कहते हैं, ठीक है देवी। फिर शिव जी और पार्वती जी अपना रूप बदल लेते हैं। वो अमीर सेठ सेठानी का वेश रख कर पीलू के पास जाते हैं। पीलू चिड़िया, तुम बहुत अच्छा दूध बेचती हो, हमें तुम्हारे पास जितना भी दूध होता है पूरा चाहिए रहेगा, एक बूंद भी तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हें 5 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। तो सेठानी कहती है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम थोड़ा दूध भी अपने पास रख रही हो तो तुम्हारी गायें और भैंसे रख लेंगे हम। तो पीलू कहती है, देखिए सेठानी जी, मैं हर रोज थोड़ा सा दूध भगवान शिव जी को अर्पित करती हूँ। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा दूध नहीं बेच सकूंगी। तो सेठानी कहती है, नहीं, हमें तो एक भी बूंद तुम्हारे पास नहीं छोड़नी है। पीलू बोलती है, मुझे माफ कीजिए, पैसों के लालच में मैं शिव जी को दूध देना बंद नहीं कर सकती। तो सेठ कहते हैं, लेकिन गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने का ये एक मौका है। लेकिन पीलू उनकी नहीं मानती है और शिव जी और पार्वती जी दूर चले जाते हैं। फिर वो गरीब का भेष रख लेते हैं और पीलू और मंदिर के रास्ते में बैठ जाते हैं। तो गरीब कहता है, बेटी, तुम हमें कुछ खाने को दे सकती हो क्या? हम 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। पीलू बोलती है, जी मेरे पास ये दूध है, मैं आपको ये दूध ही देती हूँ, मैं इसे शिव जी को अर्पित करने वाली थी। तो वो गरीब की बीवी कहती है, क्या इससे शिव जी बुरा नहीं मान जाएंगे? पीलू बोलती है, नहीं, वो हमारे दिल की बात जानते हैं। मैं अगर आप भूखों को छोड़कर उन्हें दूध दे दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। तो गरीब कहता है, हमें ये दूध दे रही है तो देने दो, अगर भगवान नाराज होंगे भी तो इस पीलू पर होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, आप दूध पीजिए, इसे शिव जी का प्रसाद ही मानकर पीजिए। तभी शिव जी और पार्वती जी अपने असली रूप में आकर पीलू को दर्शन देते हैं। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, आप। पीलू उनके चरणों में गिर जाती है। बेटी पीलू, तुम हमारी परीक्षा में सफल रही, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बस आप
आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर शिव जी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी भक्ति करके रहने लगती है। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा। इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली। यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके के घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती।
लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं।